नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई तो मैंने सोचा कि आज छोटी छोटी क्वेरीज हैं, लोगों के संशय हैं, उनको दूर करना। क्योंकि अगर हमसे किसी ने पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको क्लियर करूं। तो आज का वीडियो जो है उन छोटी क्वेरीज को लेकर के है और थोड़ा ज्योतिष से संबंधित चर्चा पे भी है। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे पास जो क्वेरी आई है वो पहली क्वेरी है, सूर्य किन भावों में सर्वश्रेष्ठ फल देता है। अब यहां हमें समझना पड़ेगा कि सूर्य के गुण क्या है और हमारे भावों के किन भावों के गुणों से सूर्य के गुण मैच करते हैं। किन भावों में जाने के बाद सूर्य जो है वो जो अपने गुणों के साथ जब जाएगा तो वहां अच्छा असर होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं मित्रों कि सूर्य जो है वो प्रकाश है, एनर्जी है और अपने आप में कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। मनोबल उससे बढ़ता है हमारा। आत्म आत्मज्ञान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि आत्मविश्वास का कारक है ना। आत्मज्ञान का कारक तो खैर केतु भी है, गुरु भी है। केतु को मेन कहा जाता है आत्मज्ञान का कारक, ज्ञान के कारक गुरुदेव हैं। तो आत्मज्ञान का कारक है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर आपने सुना होगा कि लग्न में, अच्छा, सूर्य सबसे पहली चीज की काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि में जब वो होता है तो वो लग्न में माना जाता है, तो वहां पर उसका प्रभाव अच्छा माना जाता है। दिशा से लेकर के और उच्चता से लेकर के दोनों के आधार पर सूर्य को वहां अच्छा माना जाता है। तो बिना किसी आंख संशय के आंख बंद करके आप ये कह सकते हैं सूर्य का सबसे अच्छा प्रभाव लग्न में होता है। अब मित्रों, दूसरी बात ये समझने वाली है, हम आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि ये जो संशय है वो फिर कभी आपके पास रहे ना, ये किसी भी तरह का डाउट फिर आपके दिमाग में रहे ना। दूसरी हम चीज आपको बताते हैं कि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन से होते हैं। तो कहा जाता है केंद्र और त्रिकोण होते हैं। केंद्र में क्या है, वैसे कहा जाता है कि 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव हैं और त्रिकोण में 1, 5, 9 ये त्रिकोण के भाव हैं। केंद्र में जो लग्न है उसको त्रिकोण भी काउंट किया जाता है और उसको केंद्र भी काउंट किया जाता है। तो आते हैं केंद्र में। केंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है कि लग्न होती है। देखिए, इस तरीके से मतलब सजाया गया है, ज्योतिषियों ने या विद्वानों ने बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो लग्न होती है। अब लग्न के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है, लग्न से भी ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट केंद्र होता है तो वो होता है चतुर्थ भाव। किसी को खराब नहीं कहा गया, पहले महत्वपूर्ण फिर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया चतुर्थ भाव। और उससे भी ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई बनता है तो वो होता है सप्तम भाव। ये 3 लग्न हो गए। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई भाव है तो वो दसम भाव है। दसम भाव हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ही जानते हैं कि जैसे एक लाइन बचपन में हम लोग सुना करते थे, भाग्य कर्म से बनता और बिगड़ता है। नो डाउट कर्म को महान प्रधानता दी गई, हमारे यहाँ कर्म प्रधान ही पूरा सब कुछ है यहाँ पर। तो कर्म इतना जितना आपका कर्म हाईलाइट होगा कहीं ना कहीं आप हाईलाइट होंगे। वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा कर्म होगा आप वैसे हाईलाइट हो जाएंगे, इसमें तो कोई बट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि अगर लग्न सबसे, कायदे से देखा जाए चारों केंद्रों में सबसे कम अगर महत्व दिया जाएगा तो लग्न को दिया जाएगा और सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो दसम को दिया जाएगा। तो अगर सूर्य लग्न में महत्व रखता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो दसम में क्यों नहीं होता। तो इसका जवाब है सूर्य दसम में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, दिग्बल मिलता है उसको। वहां पर वो उच्च का जरूर होता है लेकिन दसम में वो दिग्बल पाता है। दशम आपके कर्म का है। आप अगर दसम में आपके सूर्य बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलिए आपके कर्म छुपाए नहीं छुपेंगे, आपकी जो आभा है वो छुपाए नहीं छुपेगी। आप इसीलिए दसम का सूर्य जल्दी आदमी को भ्रमित होने भी नहीं देता है, क्योंकि वो अब जैसे दसम का सूर्य है तो कहते हैं कि दसम का सूर्य आईएएस में
आईएएस बनने में या सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में या किसी बड़े सरकारी पद के पाने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, एनर्जी देता है। आप सूर्य की एक रेमेडी होती है, जैसे कि आपने, अगर आपका सूर्य खराब है, आप सिर्फ दूसरों के लिए सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि आज हमको इसको ये देना है, आज हमको समाज के लिए ये करना है, आज हमको लोगों के लिए ये करना है, आपका सूर्य ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो दसम का सूर्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो लोग दूसरों के लिए जीता है। और उच्च, चूंकि वहां पर जाकर के वो इतना ज्यादा हाईलाइटेड कर्म का भाव है, वहां पर कर्म के भाव में सूर्य पहुंच गया, तो वहां पर उच्च जो स्तर की जो सेवाएं हैं, जो जनता के काम आ सकती है, क्योंकि वहां से 7th हाउस सीधे 4th को देख रहा है ना, 7th, तो वो जनता के लिए काम कर रहा है, तो वहां पर सूर्य का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से अगर हम कहेंगे तो लग्न और दसम में सूर्य सबसे अच्छा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सूर्य नो डाउट, कुछ लोग कहेंगे पंचम में अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, नो डाउट, क्योंकि पंचम उसका अपना घर है, सिंह राशि है। लेकिन समझना पड़ेगा कि सूर्य क्या है, एकला चलो वाला ग्रह है, मतलब वो जिसके साथ भी चलेगा उसको अस्त कर देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में पंचम में जब सूर्य बैठता है तो कुछ पंचम के ऐसे तो ज्ञान तो चलिए ठीक है, ज्ञानी होगा बट वो घमंडी होगा, ज्ञानी होगा बट वो घमंडी होगा, उसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं। मान लीजिए उसके संतान में होने में दिक्कत होगी। अब प्रेम, सूर्य को प्रेम से क्या लेना देना, वो तो वैसे भी उसमें प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी आपके। तो ज्ञान होगा आपके पास, नो डाउट ज्ञान होगा, लेकिन अपने आगे आप किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि सूर्य अहम का भी कारक है, अहम भी बहुत होता है। जैसे गुरुदेव में, देवगुरु बृहस्पति में अगर अहम होता है तो सूर्य में भी होता है। सूर्य तो राजा है, वो तो सभी को हैंडल करता है। तो सूर्य बेसिकली अगर हम कहेंगे, अब सूर्य 7th हाउस में नीच का होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी सारी चीजें, एक राजा सबसे ज्यादा केयरलेस या कुछ भी कह लें, मतलब अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, वो कहां पर होता है? शुक्र के घर में, रानी के पास। उसको कोई चिंता नहीं होती, वहां पर अपने राजा के सारे गुण भूल जाता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, उस समय के लिए त्याग देता है। तो वहां उसका राजा का जो क्वालिटी है वो वहां पर दिखाई नहीं देती है, होती जरूर है पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसको हाइड हो जाती है वो। इसलिए सूर्य जो है 7th हाउस में नीच का माना जाता है। 7th हाउस मतलब 7th मतलब तुला राशि में, तुला राशि में नीच का माना जाता है। कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि 7th हाउस बनती है, इसलिए सूर्य को वहां अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो इस तरीके से देखा जाएगा। तो अब अगर आप देख के सामने, अगर आपके पास महत्वपूर्ण अगर भावों में सूर्य के काउंट करेंगे, तो आप प्रथम और 10वां भाव आपको काउंट करना होगा। दूसरा सवाल है, शनि जिस भाव में वक्री हो, उस भाव में ये हमारे क्या पिछले जन्म के कर्मा पेंडिंग होते हैं क्या? तो ये बड़ा गहन सवाल है और ये सोचने वाला है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसने भी दिया है मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। कि एक्चुअली शनि कर्म के कारक है। वक्री शनि कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कर्मा दिखाते हैं। तो आप इस बात को अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शनि पास्ट लाइफ कर्मा लेके आए हैं, और चूंकि वक्री है तो पास्ट लाइफ में पेंडिंग है वो। वक्री क्या होता है? पीछे की तरफ देखना। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाँ, शनि अगर किसी भी भाव में बैठे हैं, जिस भाव में वक्री होकर के, किसी भी भाव में वक्री होकर के बैठे हैं, उस भाव से जुड़े आपके पास लाइफ कर्मास पेंडिंग है, रहे हैं पीछे, उसको आप पूरा करने आए। इसमें आप बिल्कुल भी कोई सोच विचार ना कीजिए, आप 100 कुंडलियां लगा लीजिए, आपको ये बात समझ में आएगी। मुझे लगता है सवाल जिसने भी भेजा है वो खुद भी ज्योतिष का जानकार है, तभी उसने हमको इस तरह की सवाल को शायद कंफर्म करने के लिए भेजा हो, हो सकता है हमको चेक करने के लिए भेजा हो, लेकिन ये सच है। जो सच है वो सच है, सच को कहीं से टाला नहीं जा सकता है। आइए तीसरे सवाल पे आते हैं। सप्तम का ग्रह कष्टकारी होता है या लाभदायक? ये तो बड़ी अजीबोगरीब सवाल है। पूछने वाले ने भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो
हम समझ गए कि वो पूछना क्या चाहता है, क्योंकि सेकंड हाउस और सप्तम हाउस मार्केज बनाते हैं, इसलिए उसने पूछा होगा। तो अब सप्तम हाउस से हंसी मजाक में हम लोग कहते हैं कि धर्म पत्नी का या जीवन साथी का विचार किया जाता है। जीवन साथी के साथ साथ तो अगर आप उसके विषय में सोचेंगे कि हानिकारक है, लाभदायक है, हानिकारक है, तो आपके घर में बवाल होने वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सप्तम भाव में मार्केस, सप्तम सप्तम भाव में जो राशि बनती है वो मार्केस भी होती है, सेकंड हाउस भी मार्केस बनाता है। तो इसमें तो नो डाउट कि सप्तमेश की जब महादशा आती है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन सप्तम भाव आपके जीवन साथी के गुणों को, आपके जीवन साथी के व्यवहार को दर्शाता है। आपके जो पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, उनको भी दर्शाता है। जो आपके रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं, जिन फ्रेंड्स से आप, वो भी आपके सप्तम भाव से देखते हैं। आपका व्यापार भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो पर्टिकुलरली आपके जिस समय उसकी महादशा चलेगी तो जाहिर सी बात है, चूंकि मार्केश है तो उस समय आपको कष्ट शारीरिक होगा। और मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु भी हो सकती है, मार्केश है वो तो ग्रहों के मतलब सेटिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन सप्तम भाव को मार्केश में काउंट ना करके, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव इतना महत्वपूर्ण है कि अगर भावात भाव हम से देखेंगे तो दसम का दसम है वो। तो आप कर्म करते रहिए, जीवन जीने के लिए सप्तम भाव का, सप्तमेश का विचार करना अति आवश्यक होता है। और सप्तमेश इस तरीके से, जब तक कि उसकी कोई महादशा नहीं आती है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं आती, आएगी तो भी आप थोड़े बहुत नुकसान तो पाएंगे, बट लेकिन ये नुकसानदेह नहीं होता है। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं जो पदोन्नति होती है, जो जैसे आपने मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब आ गए, रेलवे में आप मान लीजिए बाबू बन गए, अब आपका प्रमोशन होना है तो सप्तमेश से देखा जाएगा। तो आप इसको पूरी तरीके से खराब नहीं कह सकते हैं। ये आपके लिए स्थिति वाइज जो है वो कहीं बेनिफिटेड होगी और कहीं पर आपको कष्ट देगी। बड़ा अच्छा सवाल था ये, मतलब ध्यान देने वाला सवाल है, मतलब जिसने भी दिया है बड़ा अच्छा सवाल दिया है। आइए तीसरे सवाल पे आते हैं। हाँ, तीसरा सवाल तो है सप्तम भाव से किन किन बातों का विचार किया था। मैंने बताया कि सप्तम भाव से पार्टनर्स का बता ही दिया मैंने कि पार्टनर्स का विचार किया जाता है, आपके प्रमोशन का विचार किया जाता है, आपके व्यापार का विचार किया जाता है, व्यापार कैसा करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इन सब का विचार किया जाता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार का विचार किया जाता है। और आपके जो डेली फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे आप डेली बातचीत करते हैं, वो भी सप्तम से विचार किया जाता है। फ्रेंड्स आपके 11 से विचार किया जाता है, फ्रेंड्स आपके 6 से विचार किया जाता है। चूंकि 6th हाउस जो है ना वो रिपु का है, मतलब रिपु मतलब शत्रुओं का है। तो 6 का 6th है 11th हाउस। तो इन दोनों हाउसों से आपको मित्रों का विचार किया जाता है, 11th से मित्रों का विचार किया जाता है। तो इस तरीके से जो, लेकिन आपके जो है 7th हाउस जो है, इसमें आपको जो डेली जिनसे आप कम्युनिकेशन करते हैं उन मित्रों का विचार किया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। गुरु और शुक्र की युति, हाँ ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरु और शुक्र, ज्योतिष की सुंदरता यही देखने को मिलती है। क्या गुरु देव गुरु हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन देखिए, देव गुरु बृहस्पति कारक कहाँ के हैं? सेकंड हाउस के, जो कि वृष राशि बनती है। और 7th हाउस विवाह के कारक माने जाते हैं। और उसी जगह शुक्र उच्च के कहाँ होते हैं? मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति के घर में। लेकिन दोनों में परस्पर जो नैसर्गिक संबंध बताए गए वो शत्रुवत बताए गए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली किस लग्न की है। दोनों शत्रुवत बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में है और शुक्र कन्या राशि में, दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो वहां पर अगर आप देखेंगे
तो देवगुरु बृहस्पति अगर सिर्फ राशि के आधार पर देखेंगे तो भी फिर भी बलाबल में जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी लग्न कौन सी बन रही हो। तो अगर आप किसी भी ग्रहों की मित्रता आपस में युति को देखना चाहते हैं तो देखना, अब उसके कोई फाइनल डिसीजन में पहुंचना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लग्न जरूर देखिए। अब मान लीजिए कि यही तुला लग्न हो, तुला लग्न हो और देवगुरु बृहस्पति वहां पर हो 12th हाउस में, सॉरी 6th हाउस में 12 नंबर पे हो, और वहीं शुक्र बैठे हो, उच्च के हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप यकीन मानिए सूर्य का बल, शुक्र का बल कम हो जाएगा एंड बृहस्पति का बल ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति वहां मार्केस बना रहे हैं, अकारक है। तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति अकारक है, तो वहां उनकी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहां शुक्र चूंकि छठे भाव में, उच्च का है तो क्या हुआ है, तो छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाएगा, नो डाउट सरल विपरीत राजयोग बना देगा, क्योंकि 8th हाउस का स्वामी होकर 6th हाउस में पहुंच जाएगा, तो सरल विपरीत राजयोग बना देगा। लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति जो सारे काम को, आपके सारे कामों में बाधा करने वाला, चूंकि बाधकेश सूर्य होता है, लेकिन जो अकारक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बाधा ही करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कारक ही नहीं है, तो आपके लिए बेनिफिटेड है ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं उनके पास आपने कितना भी अच्छा काम किया, वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा कमी निकल जाएगी तो आपका काम बेकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति वहां स्थिति हो जाते हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा मतलब खराब नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा पेनी की स्थिति वृष लग्न में और तुला लग्न में होती है देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि वो दोनों लग्न क्या है, देवगुरु सॉरी असुर गुरु जो है शुक्राचार्य की है, शुक्र की है, इसलिए। तो आप इस पे फाइनली कभी नहीं कह सकते हैं कि दोनों में, दोनों की युति किस, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो कैसी जाएगी, जब तक कि आप लग्न डिफाइन कर लें। तो लग्न पे होती है सब चीजें। अब मानिए मीन लग्न है, लग्न में शुक्र है और वहीं देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, तो वो दोनों ही फल अच्छा दे देंगे, वो दोनों ही अपना अच्छा फल दे देंगे, क्योंकि वहां मालव योग भी बन जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के, सॉरी स्वराशि के हो जा रहे हैं, लग्नेश हो जा रहे हैं, लग्नेश लग्न में बैठ रहा है, तो दोनों ही अच्छा फल दे देंगे, लेकिन अपनी अपनी दशा और अंतरदशा में। वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको कोई क्लैश देखने को नहीं मिलेगा। ये तो मतलब हमने एक कॉमन विचार बताया है, बाकी कुंडलियों के बाकी स्टार्स को भी देखना पड़ता है। मैंने जो कॉमन है वो चीजें बताई है। अब एक और है, सूर्य राहु पर गुरु की दृष्टि अगर हो तो राहु ठीक हो जाएगा, और अगर उसी एट द सेम टाइम राहु की दृष्टि भी गुरु पर हो, तो ये सवाल पहले मेरे मन में बहुत आता था जब मैं ज्योतिष सीखा करता था, अभी भी सीख ही रहा हूं। देखिए मैंने इस पर अध्ययन किया, राहु की और गुरु की 3 दृष्टियां होती है, गुरुवत दृष्टि होती है राहु और केतु की, 5, 7, 9। अब यहां समझना पड़ेगा। देखिए अगर राहु पहले भाव में, राहु सामने बैठा हुआ है, राहु गुरु में सप्तम सम सप्तम दृष्टि का अगर संबंध बन रहा है, तो वहां पर एक चीज काउंट कीजिएगा कि अगर राहु वहां बैठा हुआ है पहले में, तो वहां गुरु के साथ केतु बैठा होगा, और गुरु के साथ अगर केतु बैठा होगा तो केतु का जो, क्योंकि वो केतु भी ज्ञान का कारक है, गुरु भी ज्ञान के कारक है, तो वहां पर राहु का आधा बल तो गुरु खुद लिए बैठा हुआ है, तो वहां पर राहु की स्थितियां ज्यादा सामान्य रहेंगी। राहु वहां कुछ नहीं कर पाएगा देवगुरु बृहस्पति का, जो असर होगा पूरा का पूरा देवगुरु बृहस्पति का होगा। अब कभी भी आजमाइएगा और ये किसी अच्छे घर में बन जाए, जैसे लग्न में बन जाए या पंचम में बन जाए, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति मान लीजिए 11th हाउस में बैठे हैं और राहु पंचम में बैठा हुआ है, वहां केतु के साथ बैठे हुए, तो वो आपके राहु को ठीक कर देंगे, राहु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वहां डबल पावर से बैठे हुए। क्योंकि केतु जो है राहु का ही तो आधा पार्ट है, तो अपने आधे पार्ट से लड़ने के लिए उसको अपने पूरी पहले ताकत तो चाहिए होगी ना, तब तो लड़ेगा। दूसरा आ जाते हैं नवम दृष्टि। अगर गुरुदेव की नवम दृष्टि राहु पे पड़ रही है, तो भी आप ये मान के चलिए कि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है।
अमृतमयी उनकी सारी दृष्टियां होती है, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा पावरफुल 9वीं दृष्टि होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी राहु का जो बल होगा, मतलब राहु की जो असर होगा वो भी मतलब न्यूट्रल होगा, उसमें भी आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 5वीं दृष्टि पड़ रही है राहु की, देवगुरु बृहस्पति का और राहु का 5वां का संबंध बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर देवगुरु बृहस्पति, राहु की 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी स्थिति ये हो जाती है कि आदमी कंफ्यूजन हो जाता है। उसको होता उसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो जो भी निर्णय लेता है उसमें उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, कुछ गलत है। तो ऐसी स्थिति में ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बाकी ऐसी और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है इस पे लोगों के मत अलग अलग हों, क्योंकि जो हमने देखा अभी तक वो यही हमने पाया है ज्यादातर कुंडलियों में। बाकी और स्टार्स की वजह से होते हैं दिक्कतें, हो सकता है कोई ना माने मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है। तो मित्रों, ये कुछ छोटे से सवाल जवाब थे, हमने इनके जवाब दिए। आप देखिएगा, अगर आपके कोई सवाल अगर हो तो आप बताइएगा, आप भी पूछिएगा, हम बताएंगे, हम कोशिश करेंगे अपने ज्ञानानुसार उसको सॉल्व करने की, और आपके जो है संशय उनको दूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।